गुड मॉर्निंग गाइस। स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। जैसे कि पिछली क्लास में हम लोगों ने जूम पर जो क्लास ली थी उसमें एक टॉपिक पढ़ा था, रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, बट कुछ लोगों ने वो क्लास अटेंड नहीं करी थी, इसलिए मैं वो एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, उसको रिपीट कर देता हूँ आज की क्लास में। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा फास्ट थोड़ा शॉर्ट में रिपीट कर देंगे वो टॉपिक, ताकि जिन लोगों का छूटा है वो लोग भी उस टॉपिक को कवर कर सके। ठीक है, नेम ऑफ टॉपिक इज व्हाट? resolution of vectors। ठीक है ना, ये पिछली क्लास में एक टॉपिक हमने वैसे जूम ऐप पर लिया था। ठीक है, रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या होता है? रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब होता है, देखो सिंपल सा लॉजिक है। क्या होता है रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब? होता है द प्रोसेस ऑफ splitting of vectors into its components is known as resolution of vectors। ठीक है, वेक्टर्स को जब हम उसके कंपोनेंट्स के अंदर क्या कर देते हैं, स्प्लिट कर देते, तोड़ देते। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, मैंने पिछले क्लास में आप लोगों से बात करी थी कि जब दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को ऐड करके एक सिंगल वेक्टर बनाया जाता है तो उसे हम लोग कंपोजिशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक सिंगल वेक्टर हमारे पास हो, उसे तोड़कर, उसे स्प्लिट कर कर अगर हम लोग दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स बना रहे हैं तो उसे रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। मतलब एक को तोड़कर दो या दो से ज़्यादा बनाना, दिस इज नोन एज रिसोल्यूशन। ठीक है, और दो या दो से ज़्यादा को जोड़कर एक सिंगल बनाना, दिस इज नोन एज कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। तो डिफरेंस को समझे, अगर हम लोग जोड़कर एक सिंगल बना रहे हैं तो कंपोजिशन होता है, और अगर तोड़कर दो या दो से ज़्यादा बना रहे हैं तो उसे रिसोल्यूशन कहते हैं। ठीक है ना, सो रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब ये होता है कि द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स इनटू इट्स कंपोनेंट इज नोन एज व्हाट? रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। हमें कोई एक कंपोनेंट वेक्टर दिया रहेगा, हमें उसे उसके कंपोनेंट्स बनाने, मीन्स उसे स्प्लिट करना, उसे ब्रेक करना है। ठीक है, जनरली जो ज़्यादातर यूज में आते हैं, हमारी टेक्स्ट बुक में जो दिए हुए हैं वो होते हैं हमारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो आज हम लोग पहले कौन से कंपोनेंट्स पढ़ने वाले हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि आपका एक कंपोनेंट जो है, ठीक है, वो वर्टिकल होना चाहिए और दूसरा कंपोनेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए मैं एक कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेता हूँ। ठीक है, मैं टेक अ कोऑर्डिनेट सिस्टम हियर, फर्स्ट पेज। देखिए एक कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई आपकी, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। ठीक है, ये दो एक्सिस ले ली, एक एक्स एक्सिस ले ली और एक वाई एक्सिस ले ली। ठीक है, अब एक वेक्टर है जिसे हमें क्या करना है? स्प्लिट करना है। ठीक है ना, अब एक वेक्टर है, कोई भी एक रिजल्टेंट वेक्टर है हमारे पास में, उसे हमें क्या करना है? उसके कंपोनेंट्स के अंदर क्या कर देना है? स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट कर देना मीन्स उसे उसके कंपोनेंट्स के अंदर क्या कर देना है? ब्रेक कर देना, तोड़ देना है। ठीक है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कहेंगे। जैसे सपोज टू बी मेरे पास में एक वेक्टर है, मैं कोई भी एक वेक्टर कंसिडर कर लेता हूँ, यहाँ पर एक वेक्टर ले लेता हूँ। देखो ये देखो, ये एक वेक्टर है, वहाँ दिस वेक्टर विल बी नोन एज वेक्टर आर। ठीक है, नाउ मुझे इसके कंपोनेंट्स बनाने हैं। ठीक है, लेकिन कैसे कंपोनेंट्स बनाने हैं? मुझे इसके कैसे कंपोनेंट्स बनाने हैं?
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने। बच्चों ध्यान से समझ में आ रही बात आपके, ठीक है। इसके कैसे कंपोनेंट्स बनाने हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने हैं। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि इसका एक कंपोनेंट मुझे हॉरिजॉन्टल बनाना पड़ेगा और दूसरा वर्टिकल बनाना पड़ेगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इज मीन टू से कि कंपोनेंट्स होने चाहिए 90 डिग्री पर, और ये 90 डिग्री पर कंपोनेंट्स तभी होंगे जब हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म में रखें, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म के अंदर अगर कुछ कंपोनेंट्स रखते हैं तो 90 डिग्री पर आ जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर यहाँ पर ये वेक्टर आर है जो ओरिजिन से इधर जा रहा है, इसको अगर स्प्लिट करना है, ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट आपका एक्स एक्सिस पर आएगा और दूसरा कंपोनेंट आपका कहा जाएगा वाई एक्सिस पर, ठीक है। फर्स्ट कंपोनेंट इज ऑन एक्स एक्सिस, सेकेंड कंपोनेंट इज ऑन वाई एक्सिस। तो देखेंगे हम लोग ये वाले एक्सिस को हम लोग एक कंपोनेंट बना देते हैं। इस वेक्टर आर का एक कंपोनेंट यहाँ आएगा जिसको मैं मान लेता हूँ आर एक्स, ठीक है। कितना मान लिया मैंने, आर एक्स मान लिया, ठीक है। इस वेक्टर आर का एक कंपोनेंट यहाँ, दूसरा इस वेक्टर आर का एक कंपोनेंट यहाँ पर भी आएगा, इसको क्या मान लेता हूँ मैं, आर वाई, ठीक है। सो मैंने वेक्टर आर के दो कंपोनेंट्स बना दिए, एक बना दिया आर एक्स और दूसरा बना दिया आर वाई, ठीक है ना। यहाँ पर दो कंपोनेंट हो गए, मैंने उसको क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, ठीक है। वेक्टर आर को यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। जैसे वेक्टर आर को मैंने यहाँ पर स्प्लिट किया तो उसका एक कंपोनेंट आर एक्स हो गया, एक कंपोनेंट आर वाई हो गया, ठीक है। सो वेक्टर आर क्या हो गया, देखो वेक्टर आर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर, ठीक है। आर को स्प्लिट करके दो बनाया ना, एक आर एक्स बनाया एक आर वाई बनाया, तो इन दोनों की एडिशन जो होगी वो किसके बराबर होगी, आर के बराबर होगी, ठीक है। सो हियर आई कैन राइट एज वेक्टर आर इज इक्वल्स टू आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर, ठीक है। मान लीजिए मुझे इधर वेक्टर का सिंबल नहीं लगाना है, मुझे एक्स और वाई की डायरेक्शन लगानी है। सो एक्स की डायरेक्शन क्या आती है आपको पता ही है, एक्स की डायरेक्शन आती है आई कैप। सो मैं यहाँ पर लिख दूंगा आर एक्स है, और वाई की डायरेक्शन क्या आती है, y की डायरेक्शन आती है जे कैप, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा जे कैप, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा वेक्टर r इज इक्वल्स टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जे, ठीक है। ये हमने इसको कंपोनेंट्स के अंदर क्या करवा दिया, स्प्लिट करवा दिया, ठीक है। वेक्टर आर्स को हमने क्या कर दिया, कंपोनेंट में स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अब ये तो कौन सा फॉर्म हो गया, ये रिजल्टेंट का वेक्टर फॉर्म हो गया, ठीक है ना। दिस इज नोन एज व्हाट, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, वेक्टर फॉर्म। रिजल्टेंट का क्या आया है, वेक्टर फॉर्म आया, ओके। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज योर वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है ना। अब देखो जब वेक्टर फॉर्म हमारे पास आ चुका है तो हम कोशिश करेंगे कि इसका आप क्या निकालें, मैग्नीट्यूड निकालें। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आनी जरूरी है, क्योंकि जब वेक्टर फॉर्म हमें मिल गया है तो वेक्टर के साथ साथ हमारे पास में क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी, ध्यान से देखें। जैसे ये वेक्टर आर है, ठीक है, तो मैं यहाँ से पहले क्या ड्रॉ कर दूंगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। बात समझ में आ रही। इस एंगल को मैं क्या मान लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि मुझे क्या मिल जाए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिल जाए, ठीक है। अब ये आर वाई है तो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू आर वाई, ठीक है ना, पैरेलल है। तो अगर ये आर वाई रहेगा तो ये भी क्या रहेगा आपका, आर वाई रहेगा, ठीक है। दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। अगर ये आर वाई है तो ये भी क्या है, आर वाई है। अब मुझे क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना, ठीक है। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जो वेक्टर आर निकाला उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। जो रिजल्टेंट वेक्टर मैंने निकाला है, अब उसका मुझे क्या निकालना है, उसका मुझे फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है भाई, इसको कुछ नामकरण कर दो। ये ट्राइंगल को इधर ओ दे दो, ठीक है, इधर क्या दे दो, ए दे दो, और इधर बी दे दो, ठीक है।
तो ये जो ओ ए बी, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ना, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लगा देंगे, साइन थीटा लगा देंगे। देखो क्या आएगा साइन थीटा, आप खुद ही पता कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर से क्या आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, साइन थीटा बराबर मतलब जो अपोजिट है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं आर वाई अपॉन आर, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, आर वाई अपॉन आर। हमने कुछ नहीं करा, हमने ट्राइंगल, हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अगर आप चाहो तो ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हो, दिस इज मैग्नीट्यूड, ये होता है मैग्नीट्यूड का सिंबल, ठीक है ना। तो आर का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हमने पहले ट्राइंगल लिया जिसका नाम था ओ ए बी। इसके अंदर हम लोगों ने पहले क्या अप्लाई किया, इसके अंदर हमने अप्लाई किया साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर से क्या हो जाएगा, आर वाई बाय आर, ठीक है। सो हियर आर वाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा, ठीक है। आर वाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा। दिस इज नोन एज इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी क्या कहलाएगी, इक्वेशन नंबर 1 कहलाएगी, ठीक है। उसके साथ ही साथ हम लोग उसी ट्राइंगल के अंदर यहाँ पर क्या अप्लाई कर देंगे, उसी ट्राइंगल में हम लोग अप्लाई कर देंगे कॉस थीटा, ठीक है। जब कॉस थीटा लगाएंगे उस ट्राइंगल के अंदर, तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू आएगा आपका आर एक्स अपॉन आर, ठीक है, क्योंकि एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो आर एक्स अपॉन आर, सो हियर आर एक्स का वैल्यू कितना आएगा, आर एक्स का वैल्यू आएगा आपका आर कॉस थीटा, ठीक है। आर एक्स का वैल्यू क्या आएगा, आर कॉस थीटा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब हमें फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड भैया। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग क्या करेंगे, फॉर फाइंडिंग मैग्नीट्यूड, ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड तक पहुंचना है, सो हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है और ये जो इक्वेशन 2 है, इसको स्क्वायर करके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो यहाँ पर हम लोग आगे क्या लिखेंगे, एक सेकंड गाइस, देखो आगे क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, ठीक है। जो आपकी इक्वेशन 1 है और जो इक्वेशन 2 है उसको स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो जब स्क्वायर करके हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे, सो क्या होगा, देखो पहली इक्वेशन क्या है, ये है, देखो ये वाली इक्वेशन पहली है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आर वाई का स्क्वायर बराबर से आर एक्स का स्क्वायर, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगा, राइट हैंड साइड में ऐड होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर वाई का स्क्वायर प्लस आर एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरफ ये आएगा, और जो अपोजिट साइड है उधर क्या आएगा भाई, उधर आएगा आपका आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ अगर आप देखें तो यहाँ पर ये आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर को वैसे रहने देंगे, बट ये वाली जो टर्म है इसके अंदर से हम लोग क्या करेंगे, ये जो टर्म है ये आपको दिख रही है, देखो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वाली टर्म के अंदर से हम लोग क्या ले लेंगे, जो आर स्क्वायर है उसे कॉमन ले लेंगे। देखो यहाँ से भी और यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, आर स्क्वायर वाले टर्म को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या रिमेनिंग बचेगा, यहाँ पर रहेगा आपका आर वाई स्क्वायर प्लस ये रहेगा आपका आर एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इधर से आपका आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। जब आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा याद रखना, ये तो आपको पता ही, आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की 1 होता है, ठीक है। सो क्या बचेगा, बचेगा आपका आर स्क्वायर बराबर से आर वाई का स्क्वायर प्लस आर एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। आर स्क्वायर बराबर से क्या हो जाएगा आपका, आर वाई स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, अगर मैं इधर का स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या लग जाएगा, आपका रूट लग जाएगा। सो इट इज इक्वल्स टू, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ
आर वाई स्क्वेयर प्लस वॉट आर एक्स स्क्वेयर, ठीक है। ये क्या आ गया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। दिस इज व्हाट, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। जो हम लोगों ने रिजल्टेंट वेक्टर निकाला था उसका क्या निकाल लिया, अब हम लोगों ने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। वी हैव फाइंडेड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अगर आप चाहें यहाँ पर तो आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। पहले हमने रिजल्टेंट को वेक्टर के फॉर्म में निकाला, अब हमने उसका क्या निकाला, मैग्नीट्यूड। अब हमारे पास में एक ही चीज़ निकालने के लिए बची है जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्शन, ठीक है ना। डायरेक्शन भी फाइंड करनी पड़ेगी भैया। सो डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे, ध्यान दो यहाँ पर। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, हमें क्या निकालनी, जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी क्या फाइंड आउट करनी है, डायरेक्शन फाइंड आउट करनी। तो हमने दो इक्वेशन बनाई बच्चों अभी, ठीक है। पहली इक्वेशन क्या बनाई हमने, आर वाई बराबर से आर साइन थीटा बनाई थी। दूसरी इक्वेशन क्या बनाई थी, आर एक्स बराबर से आर कॉस थीटा, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये दो इक्वेशंस हमने बनाई थी। तो अब अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है तो इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। और डायरेक्शन हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरफ क्या आ जाएगा, इस तरफ आपका आ जाएगा आर वाई बाय आर एक्स, और इस तरफ क्या आ जाएगा आपका आर साइन थीटा बाय आर कॉस थीटा, ठीक है ना। सो ये आर आर तो कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा आ जाएगा। सो हियर आई कैन राइट एज टेन थीटा बराबर से आर वाई बाय आर एक्स, ठीक है। सो हियर थीटा कितना आएगा, टेन इधर चला जाएगा तो थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स आर वाई बाय आर एक्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है। ये हमने क्या फाइंड आउट कर ली, रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकाल ली, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने क्या निकाला था, मैग्नीट्यूड निकाला। मैग्नीट्यूड निकालने के साथ साथ हम लोगों ने अभी क्या निकाली, डायरेक्शन निकाली, और इसके पहले हम लोगों ने निकाला था रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से रिजॉल्व किया जाता है किसी भी वेक्टर को, ठीक है। अगर कभी कभी आपसे ये भी कहता है कि 3 कंपोनेंट बनाओ, तो अगर आप 3 कंपोनेंट बनाएंगे तो कैसे होगा, देखो अगर आप उसी आर के 3 कंपोनेंट बनाते हो, वो भी तीनों रेक्टेंगुलर होते हैं, तीनों कंपोनेंट कैसे होते, रेक्टेंगुलर होते, तब क्या होता, ध्यान से समझो। मैं यहां लिखूंगा फॉर 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। मान लीजिए मैं क्या बना रहा हूँ, 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना रहा हूँ, ठीक है। सो 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, वेक्टर आर बराबर से क्या होगा, आर एक्स वैक्टर प्लस आर वाई वैक्टर प्लस आर जेड वैक्टर, ठीक है ना। मैंने 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना दिए, एक एक्स एक्सिस पर, एक वाई एक्सिस पर, एक जेड एक्सिस पर, ओके। सो नाउ आई हैव पुट एक्स वाई जेड का डायरेक्शन, ठीक है। तो आर एक्स का डायरेक्शन क्या आएगा, आई कैप प्लस आर वाई का जे कैप प्लस आर जेड का के कैप, ठीक है, ओके। इस तरीके से हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना रहेगा तो आप क्या करोगे, फॉर मैग्नीट्यूड अगर 3 कंपोनेंट है और अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, सो मैग्नीट्यूड के लिए आप क्या करेंगे, पहले तो ये बना लेंगे, दिस इज द सिंबल ऑफ मैग्नीट्यूड, एंड मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका आर एक्स स्क्वेयर प्लस आर वाई स्क्वेयर प्लस वॉट आर जेड का स्क्वेयर। ये क्या रहेगा आपका मैग्नीट्यूड रहेगा, दिस इज योर मैग्नीट्यूड। ये आपकी डायरेक्शन हो गई, सॉरी ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया, और ये आपका
मैग्नीट्यूड हो गया। कई बार क्या होता है, जो रिजल्टेंट होता है ना उसका हमें एंगल निकालना होता है तीनों एक्सिस के साथ में, एक्स एक्सिस के साथ में, वाई एक्सिस के साथ में और जेड एक्सिस के साथ में, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कैसे निकालेंगे। देखो, अगर मुझे एक्स एक्सिस का एंगल निकालना, मान लीजिए एक्स एक्सिस और रिजल्टेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है, अल्फा। अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन, अल्फा इज द एंगल बिटवीन, किस किस के बीच का एंगल है अल्फा, बिटवीन एक्स कंपोनेंट and x component and रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन एक्स कंपोनेंट एंड रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल है। तो मुझे अल्फा कैसे निकालूंगा मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखूंगा यहाँ पर कॉस अल्फा। देखो हम लोग कॉस के फॉर्मेट में निकालते हैं जनरली, ठीक है, अगर एक्सिस के बीच का एंगल निकालना है। सो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा बराबर से आर एक्स बाय आर, ठीक है। क्या करते हैं, कॉस अल्फा बराबर से आर एक्स बाय आर। सो हियर अल्फा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू आएगा कॉस इनवर्स आर एक्स बाय आर। आप पूछोगे सर ये कैसे निकाला आपने अल्फा, तो अल्फा देखो किस किस के बीच का एंगल था। देखो मान लो अगर यहाँ पर ये आपका रिजल्ट है, ठीक है, दिस इज योर रिजल्टेंट, ठीक है, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये जो एंगल रहेगा इनके बीच का, इसको अल्फा कंसिडर किया मान लो। तो अल्फा निकालना है, तो अल्फा कैसे निकलेगा, मैं यहाँ पर एक ही लगा सकता हूँ, कॉस अल्फा लगा सकता हूँ। तो कॉस अल्फा क्या आएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स व्हाट, आर एक्स अपॉन आर, ठीक है। तो आर एक्स अपॉन आर आया, तो मैं इसको क्या करूँगा, कॉस अल्फा को, अल्फा उधर ही रहने दूंगा, कॉस को इधर लेने जाऊँगा, तो कॉस इनवर्स आर एक्स बाय क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज एंगल फॉर्मेशन, ठीक है। अगर मान लो वाई एक्सिस का या वाई कंपोनेंट और रिजल्टेंट के बीच का एंगल क्या है, बीटा है, तो बीटा की वैल्यू इसी प्रकार से क्या होगी, जैसे हमने ये निकाली वैसे ही बीटा के लिए क्या होगा, बीटा के लिए सेम हो जाएगा आपका, और बीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस इनवर्स आर वाई बाय आर, ठीक है। ऐसे ही गामा के लिए अगर मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स आर जेड बाय आर। तो इस तरीके से एंगल निकाले जाते हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ याद रखो भाई, ठीक है, अगली बात करते हैं हम लोग। एक छोटी सी बात को याद रखना, देखो ये तो कंपोनेंट्स बनाने की लंबी प्रोसेस हो गई, ठीक है, लेकिन इतना वक्त हमारे पास रहता नहीं है कि हम लोग इस तरीके से कंपोनेंट्स बनाते रहें, ठीक है। तो हम लोग एक शॉर्टकट मेथड है जिससे हम लोग कंपोनेंट्स का पता कर सकते हैं। मान लीजिए आपका वेक्टर था रिजल्टेंट वेक्टर आर, ठीक है। अब इसके मैंने दो कंपोनेंट्स बनाए, एक एक्स एक्सिस पर और एक वाई एक्सिस पर, ठीक है। अब मान लीजिए थीटा है, ठीक है। तो मुझे अगर एक्स कंपोनेंट निकालना है तो एक्स कंपोनेंट के लिए मुझे आर को इधर लेकर जाना पड़ेगा। जब मैं आर को इधर लेकर जाऊंगा तो एंगल दबेगी, ठीक है। अगर मैं आर को देखिए यहाँ से यहाँ लेकर आता हूँ, ऐसे लेकर आता हूँ, तो जब आर को यहाँ से यहाँ लेकर आऊँगा मैं, तो एंगल क्या होने वाली है, दबने वाली है। और जब एंगल दबती है तो हमेशा मान लीजिए किसका यूज़ करिए, कॉस थीटा का। सो जो एक्स कंपोनेंट है वो किसके बराबर आ जाएगा, आर कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और वाई कंपोनेंट किसके बराबर आएगा, आर साइन थीटा के बराबर, या वाई कंपोनेंट की वैल्यू, ठीक है। अगर एंगल वहाँ की जगह पर, वहाँ नहीं होता मान लीजिए एंगल, अगर हम लोग यहाँ कर देते हॉरिजॉन्टल के साथ में अगर एंगल बन रहा है, ठीक है, मान लीजिए किसके साथ में एंगल बन रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल बन रहा है, तब क्या होगा, ये वेक्टर आर है मान लीजिए और ये थीटा बन रहा है, तो यहाँ अगर ये आएगा तो यहाँ दब रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। और अगर यहाँ आएगा तो ये क्या बनेगा, आर साइन थीटा। इट्स ऑल डिपेंड ऑन एंगल, ठीक है। जहाँ एंगल दबेगा वहाँ कॉस बनेगा, जहाँ एंगल बढ़ेगा वहाँ साइन बनेगा। यहाँ दब रहा था तो कॉस आया, यहाँ बढ़ रहा है तो साइन आया,
ठीक है ना, इस बात को याद रखना है, क्वेश्चंस में सारी चीज़ें अभी हमारे काम आने वाली है। ठीक है ना, यहाँ तक कोई समस्या हो तो चैट बॉक्स ओपन है, आप लोग चैट बॉक्स में फटाक से डालेंगे अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रहा है यहाँ तक तो, और क्लियर हो तो उस तरीके से बता दें, फटाफट करेंगे थोड़ा सा। चलो, किसी को कोई डाउट नहीं दिख रहा है तो फिर आगे ही चलते हैं हम लोग। ठीक है ना, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मैं आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए 5 मिनट। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है, अ वेक्टर इज गिवन बाय vector is given by vector A is equals to 3i plus 4j plus 5k, एक वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड दी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और दूसरा क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर अलोंग ए, यूनिट वेक्टर पता करना है अलोंग ए। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड पता करना है, दूसरा ए के अलोंग यूनिट वेक्टर पता करना है, एंड लास्ट क्या पता करना है, एंड एंगल मेड बाय ए विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स के साथ का एंगल भी निकालना, वाई के साथ का भी निकालना और जेड के साथ का भी निकालना, तीनों निकालना। ठीक है ना, ध्यान रखें, जल्दी करेंगे थोड़ा फटाफट फास्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ से बोला गया वहाँ से निकालना शुरू करें, मैग्नीट्यूड निकालें, फिर यूनिट वेक्टर निकालें, थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर डालेंगे, इतना वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, वेक्टर ए दिया है, मैग्नीट्यूड निकालना तो बहुत आसान है। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो हम लोग कई बार निकाल चुके हैं, यूनिट वेक्टर भी हम लोग बहुत बार निकाल चुके हैं, सिर्फ एंगल्स का, और एंगल्स के लिए भी मैंने आपको अभी जस्ट फॉर्मूलाज बताए हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करें बच्चों। जितना फास्ट करेंगे उतना अच्छा है।
चलो भैया फटाफट निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो। कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड? दिशा ने करेक्ट आंसर दिया शायद, देखते हैं। चलो दिशा ने आंसर दे दिया तो पहले मैग्नीट्यूड मैं निकाल देता हूँ, एक सेकंड। देखो मैग्नीट्यूड निकालना था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ऐसे निकालोगे ना, ठीक है ना, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा भैया? अंडर रूट लेंगे सबसे पहले, तो आपको पता है x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट क्या है 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है। ये भी कुछ देर पहले ही सीखा ना, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ये 5 का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, ये भी टोटल मिला के 25, ये भी 25, सो 25 प्लस 25 50 यानी 5√2, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका आंसर 5√2। दिस इज मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर भी आसान ही है भाई, यूनिट वेक्टर अगर निकालना है, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे हम लोग? ये देखो यूनिट वेक्टर, ए का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा? वेक्टर ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। ए का वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। ए का वेक्टर क्या होगा? ये होगा, देखो 3i प्लस 4j प्लस 5k अपॉन अंडर रूट में, मतलब मैग्नीट्यूड रखेंगे नीचे तो क्या आ जाएगा 5√2, ठीक है। व्हाट, दिस इज यूनिट वेक्टर, ये क्या आ जाएगा आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ओके। तो ए का यूनिट वेक्टर भी निकाल लिया, मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया। आप फटाफट करो, अब आप जो एक लास्ट पॉइंट बचा एंगल्स निकालने, वो निकालो। यस वेदांत चेतन थोड़ा सा लेट हो गया आपको, ठीक है। दिशा ने सही टाइम पर आंसर दिया। जल्दी करो भाई फटाफट, बता दो आंसर क्या आएगा। अगला वाला अल्फा बीटा गामा निकालना है। अरे इतना टाइम नहीं लगाना है, कैसे चलेगा इतना टाइम लगाओगे तो। देखो पहले क्या निकालेंगे? अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? अल्फा। सो कॉस अल्फा, कॉस अल्फा बराबर से क्या आएगा आपका आर एक्स अपॉन वॉट आर, ठीक है। कॉस अल्फा मीन्स आर एक्स अपॉन आर। सो अल्फा मीन्स क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स आर एक्स बाय आर। अब आपके पास आर एक्स भी है और आर भी है, ठीक है। पुट करो, कॉस इनवर्स आर एक्स कितना है 3 है, आर कितना है 5। इसको यहीं छोड़ दो क्योंकि एंगल निकालोगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो ये क्या आ गया आपका अल्फा आ गया, ठीक है, 3/5√2, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम लोग? बीटा। कॉस बीटा बराबर से क्या आ जाएगा? कॉस बीटा बराबर से आ जाएगा आपका आर वाई अपॉन आर। सो हियर बीटा इज इक्वल्स टू cos inverse ry by r, ठीक है। सो हियर वी नो द वैल्यू ऑफ ry कितना है 4 है और r कितना है 5√2, ठीक है ना। सो ये एक वैल्यू है ry अपॉन r, ठीक है। आप a भी ले सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उन्होंने अगर a के फॉर्म में दिया तो ax बाय a वाई बाय, वो तो
नोटेशन से, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब लास्ट बचता है आपका, जिसका नाम क्या आएगा, कॉस गामा। कॉस गामा बराबर से आर जेड बाय आर, मीन्स गामा बराबर से कॉस इनवर्स आर जेड बाय आर। ठीक है, आर जेड कितना था, आर जेड या ए जेड 5 था, और ये 5 इंटू रूट 2, 5 कैंसर। कॉस इनवर्स 1/√2। ठीक है, काय में होती है 1/√2 वैल्यू कितने पे होती है, कॉस में 45 पर। ठीक है, तो गामा क्या आ जाएगा आपका 45। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा लेंदी चले जाते हैं, इसलिए मैंने एंगल नहीं लिखा। फॉर्मूला टू फाइंड यूनिट वेक्टर, बेटा अर्चना, फॉर्मूला टू फाइंड यूनिट वेक्टर इज वेक्टर ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ठीक है ना, अगर आपको कभी भी यूनिट वेक्टर निकालना, देखो हमने यूनिट वेक्टर पढ़ लिया है, आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो, प्रीवियस लेक्चर में आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, देखो ये पूछ रही है एक बच्ची, तो मैं बता देता हूँ यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। यूनिट वेक्टर बराबर से होता है, एक सेकेंड, यूनिट वेक्टर बराबर से होता है, जैसे यूनिट वेक्टर ऑफ ए निकालना है, सपोज टू भी मुझे यूनिट वेक्टर ऑफ ए निकालना है, तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्या होगा, यूनिट वेक्टर ऑफ ए होगा वेक्टर ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, अगर ए वेक्टर को उसके मैं मैग्नीट्यूड से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो मुझे ए का क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे ए का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ए का वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। जैसे सपोज टू भी मेरे पास में वेक्टर ए की वैल्यू दी है, ये हम सीख चुके हैं, लेकिन तुम्हारे लिए एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ये हमारे पास किसकी वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू दी है मान लो। ठीक है, अब ये ए की वैल्यू है, तो मुझे ए का क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना। तो ए का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, पहली बात तो सिंबल, ये देखो ये टोपी है, टोपी मतलब क्या है, सिंबल ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर क्या करना है, वेक्टर ऑफ ए। वेक्टर ऑफ ए क्या है, वेक्टर ऑफ ए है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। ठीक है, दिस इज वेक्टर अपॉन नीचे क्या रखना है, मैग्नीट्यूड। तो x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, इस तरीके से यूनिट वेक्टर निकालते हैं। ठीक है, आप और प्रीवियस लेक्चर देख लो अर्चना। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा बेटा। चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं कुछ हेल्प नहीं करने वाला, यहाँ तक मैंने हेल्प कर दी है, अगले क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है ना, मैं कोई भी हेल्प उसमें आपकी नहीं करने वाला हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजॉल्व a weight of 10 Newton in two directions which are parallel and perpendicular to slope, which are parallel and perpendicular to slope, inclined at 30 degree to the horizontal। देखो क्वेश्चन क्या दिया हमें, एक रिजॉल्व, एक वेट जो है वो कहाँ पर रखा हुआ, 10 न्यूटन का वेट है।
ठीक है। अब ये 10 न्यूटन का जो वेट है बेटा वो कहाँ पर रखा हुआ है, एक इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल से कितना इंक्लिनेशन पर है, 30 डिग्री इंक्लिनेशन पर है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, उसके कंपोनेंट्स करने हैं। अब उसके जो कंपोनेंट्स है वो एक स्लोप के पैरेलल होना चाहिए और दूसरा स्लोप के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो जल्दी जल्दी ट्राई करें, क्या कंपोनेंट्स बनेंगे वो देखिए आप फटाफट, वक्त को वेस्ट ना करें। पाँच मिनट है आपके पास। डायग्राम में अगर आप चाहो तो मैं हेल्प कर देता हूँ आपकी डायग्राम, शायद डायग्राम नहीं बनेगा कुछ लोगों से, तो मैं बना देता हूँ। देखो ये देखो, ये है 10 न्यूटन का, दस न्यूटन का, ओके। ये एंगल 30 डिग्री, पहले ये ऐसे रखा रहेगा, इसको ऐसे लेगा तो वेट ऐसे लग रहा है, 10 न्यूटन का वेट लग रहा है, ठीक है। अब ध्यान दो, इसके दो कंपोनेंट्स बनाने हमें वेट के, एक कंपोनेंट्स इधर होना चाहिए और एक कंपोनेंट इधर होना चाहिए, ठीक है ना। इसको हम लोग परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहेंगे, इसको हम लोग पैरेलल कंपोनेंट कहेंगे। तो हमें परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट की वैल्यू बतानी है, ओके। याद रखो, ये जितना एंगल होगा ना ये भी उतना ही होगा, सेम एंगल रहेंगे दोनों, 30 डिग्री, ठीक है। वेट कितना आपका 10 न्यूटन है, वेट को W से डिनोट कर दो। उसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है और एक पैरेलल कंपोनेंट लेना है, जल्दी करेंगे। फास्ट फास्ट करें बच्चों, सिंपल सा सवाल है, पूरा बना दिया मैंने, क्वेश्चन पूरा ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। आप चाहे तो इसको बाहर निकाल ले, फोर्सेस को, वेट को बाहर निकाल ले, उससे समझ आ जाएगी आपको। देखिए कुछ वेट ऐसा है, एक कंपोनेंट ये है और एक कंपोनेंट ये है, ये एंगल लगभग 30 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ वाला कंपोनेंट अगर निकालना है तो ये इधर जाएगा तो दबेगा ना। सो परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर आपको निकालना है तो दबता है एंगल, जब क्या आता है एंगल अगर दबेगा तो क्या आएगा, कॉस 30 आएगा। तो परपेंडिकुलर के लिए cos 30 और पैरेलल के लिए इधर आएगा, तो मैंने क्या बताया था, जब बढ़ेगा तो क्या आएगा, साइन। सो पैरेलल के लिए क्या आएगा, पैरेलल के लिए आ जाएगा आपका यहाँ पर साइन 30, cos 30 साइन 30, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी बस आपको। अरे वैल्यू भी नहीं पुट करना आ रही है, ठीक है। इसकी वैल्यू 10 है ना, और cos 30 कितना होगा, √3/2, राइट है ना। और यहाँ पर अगर पुट करोगे तो ये क्या है 10 और ये 1/2 है ना, ये 5 न्यूटन, इसको भी 5√3 न्यूटन लिख सकते हो आप, कैंसिल कर सकते हो, ठीक है ना। ये 1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, तो 5√3 न्यूटन और नीचे वाला आपका 5 न्यूटन, ओके। इसको हमने कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया, कोई बड़ा काम नहीं था, मैंने आपको बताया साइन कॉस याद रखें, जब दबता है तो कॉस, बढ़ता है तो साइन। ये काफ़ी जगह काम आएगा हमें, आगे भी हम लोग कई सारे सवाल ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हमें काम आएगा, ठीक है। अब एक देखो सिंपल सवाल देता हूँ, ठीक है, अगर ये नहीं बन रहा है तो एक सिंपल देता हूँ।
देखो सिंपल क्वेश्चन लिखते, क्वेश्चन क्या देखो, रिजॉल्व horizontally and vertically a force vector F is equals to 8 Newton, which makes an angle 45 degree with the horizontal। देखिए एक फोर्स है जो कि 8 न्यूटन का है, ठीक है, इसके हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बनाने हैं, ठीक है, क्या बनाने हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बनाने हैं। ये क्या कर रहा है, कितने का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ में। तो इस फोर्स के हमें एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बनाना है और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट भी बनाना है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स बनाए आप इस 8 न्यूटन के फोर्स के, जल्दी करेंगे। अब ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, ठीक है, इसमें बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, सिर्फ कंपोनेंट्स करने हैं, फोर्स आपको दिया है 8 न्यूटन का, एंगल आपको दिया है, ठीक है, आपको सिर्फ कंपोनेंट्स बनाने। यस, वेदांत ने आंसर दिया, वेदांत करेक्ट आंसर बेटा, वेरी गुड। बाकी लोगों का क्या ख्याल है भाई, अटक गए? वेदांत और दिशा दो ही लोग आंसर करते हैं। चल भाई मैं ही कर देता हूँ, बहुत सारे लोगों ने आंसर दे दिया। हर्षल ने भी दिया आंसर, वेरी गुड। चलो देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पर 2-3 ही लोग आंसर करते हैं बस। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई, ठीक है। अब फोर्स यहाँ पर है, ये रहा फोर्स, कितने का है, 8 न्यूटन का। ये एंगल कितना है भाई, 45 डिग्री। अगर इसको यहाँ लाओगे तो ये क्या बनेगा, एफ कॉस 45, मतलब एक्स कंपोनेंट क्या बनेगा आपका, एफ कॉस 45, ठीक है। और यहाँ लेकर जाओगे तो वाई कंपोनेंट क्या बनेगा, एफ साइन 45। सिंपल सा लॉजिक, इधर दब रहा है तो कॉस आया, इधर बढ़ रहा है तो साइन आया, ठीक है। सो एफ कॉस 45 की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू तो 8 कॉस 45 है 1/√2, तो एक्स कंपोनेंट आएगा 8/√2, ठीक है। वाई कंपोनेंट अगर निकालोगे तो वाई कंपोनेंट क्या है, वाई कंपोनेंट आ जाएगा आपका, वहाँ पर भी एफ की वैल्यू जो है 8 ही है और साइन 45 भी 1/√2 ही होता है, सो सेम आएगा, ठीक है। 8/√2 एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, 8/√2, ठीक है ना। यस, बहुत सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया था। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।
चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड दी रिजल्टेंट ऑफ दी फॉलोइंग फोर्स। हमारे पास में कुछ फोर्सेस दिए, ठीक है, उसका हमें क्या पता करना है, रिजल्टेंट किधर एक्ट होगा वो पता करना है, ठीक है। दो एक्सिसेस दिए, पहली बात तो उन्होंने एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, दिस इज एक्स दिस इज वाई, ओके। अब कुछ फोर्सेस दिए, देखिए कैसे, जैसे कि यहाँ पर इस डायरेक्शन के अंदर उन्होंने एक फोर्स दिया है, कलर चेंज कर देता हूँ, इधर एक दिया है 8 न्यूटन, ठीक है, और दूसरा फोर्स इधर दिया उन्होंने 5 न्यूटन, ठीक, एंड द थर्ड फोर्स इधर दिया है 10 न्यूटन, ठीक है ना। कुछ एंगल्स दिए हैं, दिस एंगल इज 53 डिग्री, दिस एंगल इज 37 डिग्री, ठीक है। और एक और फोर्स इधर भी दिया है, इधर भी लगा लो, इधर की तरफ जो फोर्स दिया वो कितना दिया है, 3 न्यूटन दिया है, ठीक। बस इतने ही फोर्सेस दिए हुए हैं, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं, सारे फोर्सेस आउटवर्ड है, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज आपको दे देता हूँ जो आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त काम आएगी। साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री होता है 3/5, ठीक है। दूसरा होता है आपका कॉस 37 डिग्री, कॉस 37 डिग्री होती है आपकी 4/5, ठीक है। साइन 53 होता है 4/5, कॉस 53 होता है आपका 3/5। ये वैल्यूज याद रखें और इसका मुझे रिजल्टेंट फोर्स निकाल कर बताएं। जल्दी करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है ये, फटाफट सॉल्व करना है, ठीक है। सिर्फ हमें इंक्लाइन वेक्टर्स को रिजॉल्व करना है, सो वी विल गेट अ रिजल्टेंट, ठीक है ना। इंक्लाइन वेक्टर्स को बस रिजॉल्व कर दो, काम हो जाएगा, ठीक है। जो इंक्लाइन दिए हैं उन्हें रिजॉल्व कर दो। देखो जैसे अगर ये 5 न्यूटन यहाँ आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनाया गया, 5 cos 37, ठीक है। एक सेकंड, क्या बनाएगा, 5 न्यूटन अगर यहाँ आएगा तो ये 5, अरे यार एक सेकंड लगा इस, फाइव कॉस 37 इधर लेकर जाओगे तो ये क्या बनाएगा, 5 साइन 37, ओके। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे तो इधर इधर के एक एक फोर्सेस और आ जाएंगे। 5 cos 37 कितना, देखो cos 37 है 3/5, ओके। सो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर एक और फोर्स जुड़ जाएगा 3 न्यूटन का, ठीक है, सॉरी 4 न्यूटन का ना, ये 4/5, ये 4/5, cos 37 है 4/5, तो इधर जो फोर्स जुड़ेगा वो फोर्स कितने का होगा आपका, वो फोर्स होगा आपका 4 न्यूटन, कितने का फोर्स होगा वो, 4 न्यूटन, ठीक है। 5 विल कैंसिल, ठीक है, एंड द फोर्स विल बी एडेड एज कितना आपका
4 न्यूटन का फोर्स ऐड होगा। और अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या होगा 5 इंटू साइन 37 यानी 3/5, ये 5 कैंसिल, तो यहाँ पर कितने का फोर्स ऐड होगा ऊपर की तरफ 3 न्यूटन का। ठीक है, अब इसको भी ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 cos 53, दबेगा ना एंगल, तो जहाँ दबता है वहाँ कॉस आता है, यहाँ बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या आएगा 10 sin 53। ठीक है, 10 cos 53 कितना है देखिए वहाँ पर cos 53, देखिए cos 53 है आपका 3/5, सो ये कैंसिल होगा, ये होगा 1 और ये होगा 2, तो ये आएगा 2 3 जा 6, तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा आपका 6 न्यूटन। तो आप देखिए इधर 2 लग रहे हैं 8 और 4 और इधर लग रहा है 6। ठीक है, अब ये 10 553 मतलब कितना आएगा 10 इंटू वट 553 यानी कितना है 4/5, ये 1 और ये 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब ऊपर लगने वाले फोर्सेस, हाँ ऊपर लगने वाले फोर्सेस देखिए और नीचे लगने वाले फोर्सेस राइट और लेफ्ट को, ठीक है, इस तरीके से बैलेंस करना। अगर मुझे x डायरेक्शन के नेट फोर्स निकालना है, हमें तो रिजल्ट निकालना है, तो x के पहले नेट फोर्स निकालने पड़ेंगे। x के ऊपर देखो इस तरफ राइट हैंड साइड कौन कौन लग रहा है 8 लग रहा है, एक तो 8 न्यूटन लग रहा है और एक तो 4 न्यूटन लग रहा है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं 8 + 4, और इधर क्या लग रहा है अपोजिट में 6, तो 8 + 4 माइनस क्या हो जाएगा आपका 6, तो 8 + 4 आपका जो हो जाएगा 12 माइनस क्या हो जाएगा आपका 6 ना। ठीक है, तो x डायरेक्शन का फोर्स आपका क्या बचेगा 6 न्यूटन। ओके, एक आ गया x डायरेक्शन का फोर्स। अब y का निकालना, नीचे क्या लग रहा है 3 न्यूटन लग रहा है, और ऊपर क्या क्या लग रहा है, ऊपर लग रहा है एक तो एक 8 लग रहा है, एक 3 लग रहा है। ठीक है, एक 8 लग रहा है और एक क्या लग रहा है 3 लग रहा है। ओके, ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं, एक 8 का और एक 3 का, और नीचे 3 का लग रहा है। ठीक है, तो y डायरेक्शन के फोर्सेस क्या हो जाएंगे, एक 8, ठीक है, एक क्या है +3 -3, क्योंकि एक नीचे लग रहा है ना, तो +3 - 3 कैंसिल, दिस इज 8 न्यूटन। तो y डायरेक्शन का फोर्स क्या हो गया आपका 8 न्यूटन, x डायरेक्शन का फोर्स 6 न्यूटन, y डायरेक्शन का फोर्स आपका आया 8 न्यूटन। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई भी समस्या हो तो बिल्कुल बिंदास पूछ ले। ठीक है, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हमें इसका क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ दिस, तो रिजल्टेंट फाइंड करो। x और y कंपोनेंट आ गए, अब बहुत आसान है रिजल्टेंट को फाइंड करना। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा √ ऑफ f(x) का स्क्वायर प्लस f(y) का स्क्वायर। f(x) कितना है, f(x) है आपका 6 का स्क्वायर प्लस f(y) कितना है 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर आपका क्या आएगा 36, 8 का स्क्वायर आपका क्या आएगा 64, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका 100 का बाहर क्या कितना निकलेगा 10 न्यूटन। ठीक है, सो आंसर इज 10 न्यूटन। ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन निकालनी होगी। सो डायरेक्शन में आप क्या करोगे, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स व्हाट, tan इनवर्स क्या होता है y/x होता है ना, मीन्स 8/6। ठीक है, मीन्स 4/3 भी लिख सकते हो। ये डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट की डायरेक्शन। ओके, सो ये रिजोल्यूशन के क्वेश्चंस आज हमने लगा दिए, रिजोल्यूशन भी पढ़ लिया एक बार फिर से। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा लास्ट टॉपिक करेंगे हम लोग, द नेम ऑफ टॉपिक इज व्हाट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, पहले स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 तरीके के प्रोडक्ट पढ़ेंगे, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।